साथियों कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राम से महास्थियों, राज्य का नेतृत्व, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको एक तरह से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, हरियाणा राज्य समिति की तरफ से, राज्य कार्यकारिणी की तरफ से, उत्तरी सरकार में हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की तरफ से आपकी सम्मेलन को शुभकामनाएं। आज इस अवसर में जो आपने चर्चा रखी, मेरे से पहले 3 वक्ता बोल चुके हैं, मैं कोशिश कर पाया बात आ जाए। जो उद्घाटन के मौके पर चर्चा की थी, 2.5 लाख साल पहले यहाँ पे महात्मा बुद्ध, उन्होंने विचार दिया। उसी मौके पे 3 लोग को हम नहीं समझ पाएंगे, वो हो सकता है कोई बात नहीं समझ पाए। उन्हीं के समकालीन सुकरात थे। सुकरात जिन्होंने सत्ता को चैलेंज किया सबसे पहली बार, उनको जायका पैदा कराया और बुद्ध ने उस विचार को आगे बढ़ाया, खासकर हमारे इस इलाके के अंदर। उसी मौके पे उनके तुरंत बाद यहाँ पे मनु पैदा हुए, जिन्होंने इस पूरे विचार को बंद करने की, इसको खत्म करने की कोशिश की। संहिता की उसमें पूरा का पूरा जो ताक है वो महिला विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी पूरा का पूरा दर्शन है। इस दर्शन पे सत्ता चलती रही। इस दौर में नालंदा मुझे 26 साल पहले जाने का मौका मिला था। नालंदा यूनिवर्सिटी का खंड था, वो देखते हैं आप दोबारा से इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी, वो खंडन क्यों हुई? उस टाइम के जो सत्ता के ठेकेदार ने सब तहस नहस कर दिया ताकि लोग यहाँ पढ़ ना पाए। यहाँ का जो लिटरेचर था बुद्ध का, वो सारा का सारा जला दिया। ये पूरा आंदोलन जो है, इसकी विरासत है, उसके वारिस हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर भक्ति काल की बात की मेरे से पूर्ववक्ता ने। भक्ति काल के दौरान गुलाम के शिष्य थे दर्जनों, रैदास, कबीर, पीपा, बहुत सारे लोग थे। उन्होंने जो काम किया है, उस टाइम को कोई कानून नहीं था, कोई न्यायालय नहीं था, कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी। सत्ता जिसकी राज की थी, उसके मुंह से बोला हुआ सब ही कानून होता, उनको चैलेंज, उनकी सत्ता को चैलेंज किया। तो 650 साल पहले संत रैदास ने बात कही कि ऐसा काम हो राज में जहाँ मिले सो हमको अन्न, छोड़ बड़ कितने दिन पहले सबके लिए भोजन का प्रबंध हो, सब में समानता हो, अमन चैन हो, भाईचारा हो, हमारे उन्होंने, हमारे संतों ने संदेश दिया। दुर्भाग्य से उसके बाद समझ आया जो राजे रजवाड़े आए तो दुनिया में उन्होंने जो सत्ता की लालसा में और मनुवाद के विचार को स्थापित करते हुए, विशेषकर शिक्षा जो है, मेरे से पूर्व साथियों ने चर्चा की है, शिक्षा से पूरी आबादी को, मूल निवासियों को वंचित किया गया। उनको ये पता था कि शिक्षा ऐसा उदार है, इस तक लोग पहुँचेंगे तो हमारे लोग, हम जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, अंधविश्वास में धकेलते हैं लोगों को, उनसे कहाँ मिलेगा। और इसके ऊपर मेरे से पूर्व साथियों ने चर्चा की, ज्योतिबा फुले साहब के बारे में बहुत काम किया। पहला स्कूल पूना में जो शुरू किया सावित्रीबाई फुले ने, जब वो जाती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, अपने थैले में एक साड़ी डाल के जाती थी। रास्ते में लोग उनको सत्तर बैठते थे, पिछड़ बैठते, वहाँ जाके वो साड़ी बदल के लड़कियों को पढ़ाती थी। तो ये जो इतिहास है, जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है, ज्योतिबा फुले को गुलाम हुई, आज से 20-22 साल पहले मैंने पढ़ी। तो जिस तरह से उसके अंदर पवाड़ा लाइन लिखते हैं, पूरी की पूरी व्यवस्था की उसको उधेड़ के रखते हैं। इन लोगों को हमें पढ़ने की जरूरत है। और विशेषकर उनके वारिस, उनको कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इतना सारा अध्ययन किया, उनको अवसर मिला
कमीशन के मेंबर रहते हुए मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम बनवाया। हालांकि काफी मंत्री लोग बात होते थे चुनाव लड़ने के बाद, उस टाइम भी वो बड़ा एक हस्तक्षेप कर पाए समाधि के लिए, और संविधान सभा को जिम्मेवारी को दी गई और पूरा काम दोनों ने किया। आखिरी जो मीटिंग थी संविधान सभा की 26 नवंबर 1949 को, उसके अंदर संबोधित करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आपसे राजनीतिक आजादी तो हमें मिली, चाहे टाटा बिरला है, चाहे मजदूर है, सबका एक वोट है, वो एक गिना है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक असमानता है। यदि ये आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर नहीं की गई तो आने वाले दौर में ये जो संविधान हमारा तो कितना एक छात्र संकट में पड़ जाएगा। आप तो हालात हम देख रहे हैं, आर्थिक हाई लगातार बढ़ रही है, सामाजिक भेदभाव को भी लगातार बढ़ रहा है। तो इन दोनों चीजों को केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, राजनीति के साथ साथ आर्थिक लड़ाइयाँ, सामाजिक लड़ाइयाँ और राजनीतिक लड़ाई, तीनों का तालमेल नहीं होगा, तीनों के बारे में समझ नहीं होगी तो हम उस तरीके से नहीं लड़ेंगे। मैं मौजूदा दौर पर कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ये जो दौर है 1914 के बाद एक बड़ी घटना हुई कोरेगांव को लेके, आपको सबको मालूम है। हिंदुस्तान के देश के जितने बड़े बुद्धिजीवी थे, खासकर दलित बुद्धिजीवी थे, दलित चिंतक थे, उनको कोरेगांव केस में उठे जाकर लगा के प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश कर रहे थे, उनको सबको जेल में डाला। उसके बाद 4 ऐसे महापुरुष हैं जिनकी हत्या हुई है 14 के बाद। सबसे पहले हत्या हुई डॉक्टर नरेंद्र डावरकर की। ऊना में वो उन्होंने एक संस्था बनाई, वो चाहते थे महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून बने। उनकी हत्या की गई 20 अगस्त 1913 को, और वो जो लोग हत्या करने वाले थे वो आइडेंटिफाई हो गया था, उन पर कार्रवाई की, कानून बना महाराष्ट्र में उनकी हत्या के बाद। उसके बाद दूसरी हत्या हुई डॉक्टर गोविंद पानसे, जो ट्रेड यूनियन के नेता थे नागपुर में। उन्होंने किताब लिखी शिवाजी पर, शिवाजी के बारे में हिंदू ठेकेदारों ने जो धारणा बना रखी उसको तोड़ दिया। उनकी हत्या की गई, वही दो लोग उसी तरह से आए, उनकी हत्या कर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद तीसरी हत्या हुई डॉक्टर एम मूर्ति, जो कन्नड़ यूनिवर्सिटी है हम्पी के अंदर, मुझे भी वहाँ को बताने का मौका मिला है। उन्होंने पूरा का पूरा प्रगतिशील जो साहित्य था उसका कन्नड़ में जवाब दिया, उनकी हत्या की गई। वही दो लोग आए हत्या की चले गए। तो हत्या गौरी लंकेश, जो अपना अखबार बनाती थी बंगलोर के अंदर, और वो पूरा जो इस सत्ता के जो जितने भी करप्शन के जो मामले जो सारे उन्होंने डाला, उनकी इसी तरह से हत्या कर। तो ये बिल्कुल एक पूरा बुलडोजर चला हुआ है देश के अंदर। ऐसे जो लोग हैं जो विचारवान हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं, जो अंधविश्वास के खिलाफ पोषण देते हैं, उनको लगातार ऐसे कुचला गया। और देश के जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर लगातार हमला किया गया। ये तो चुनाव के अंदर हो रहा है, जो चुनाव की नीति की जो प्रोसेस था देश के अंदर, देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का चीफ जस्टिस और देश का उपस्था नेता, ये तीनों लोग चुनाव आयुक्तों का सिलेक्शन करते हैं। इन्होंने अमेंडमेंट करके चीफ जस्टिस को हटा दिया, उसकी जगह कैबिनेट का मंत्री रखते हैं। मतलब दो लोग जब एक तरफ हैं तो विपक्ष के नेता का क्या करते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को इलेक्ट कर लिया और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। अभी जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, एक संस्था है इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट आना किया है कि 89 पार्लियामेंट ऐसे हैं जो बात आइडेंटिफाई हुए हैं, जितने वोट पड़ी वो संख्या कुछ और थी, जितनी गिनी गई कुछ और थी। इसका जवाब दो, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं लगी, वो पेंडिंग है। यूनिवर्सिटियों के अंदर पूरा जो अकेडमिक जो सिस्टम था, जो बुद्धिजीवी बच्चे जो पैदा होते हैं वहाँ पर तरक्की जो एक समझ के साथ वहाँ पर अलोविंग करते हैं, उनको टारगेट बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों को टारगेट बनाया गया, चाहे JNU थी, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी थी, चाहे चेन्नई थी, चाहे हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, जहाँ रोहित मुर्मू का मर्डर किया गया। एक तरह से उसको मर्डर मारता हत्या नहीं, सभी यूनिवर्सिटियों को इस तरह से टारगेट किया गया है। जो भी विचार है, ये लोग विचार से डरते हैं और बाकायदा इन्होंने यहाँ बात स्थापित कर रखी है। हमारे यहाँ समाज में क्या एक बच्चा पैदा होता है तो उसका छठी गाते हैं। क्या धारणा है कि बेमाता होगी, इसके कर्म लिख के लाओ। लेकिन आज लोगों को मालूम है एक बेमाता दिल्ली में बैठी है और छोटी बेमाता चंडीगढ़ में बैठी है। वहाँ पे
तो आज के दौर में इस बात की जरूरत है हम अपने आप को ज़्यादा अपडेट करें, पढ़ें अपने इतिहास को, हमारे जो जिसके हम वारिस हैं जिन्होंने हमें दिशा दी है उसके ऊपर अमल करें। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा जरूरत है एजुकेशन की। देश के आजाद हुआ, पहला सवाल हुआ 1952 में 18% लोग थे शिक्षित। आज भी इतने साल की आज़ादी के बाद हम 60% लोगों को नहीं शिक्षित कर पाए। आज भी 24-25% जो लोग अनपढ़ हैं वो हमारे तबके के लोग तो मूल निवासी हैं और कोई नहीं अनपढ़, और उनमें भी महिलाएं हैं। मैं अपनी साथी से बात कर रहा था, बैठा था कि कोई महिला नहीं है इसका, तो उन्होंने बताया कि अगले सेशन में, चलो अच्छी बात है। मेरी अपील भी आप लोगों से कि महिलाओं को भी ज़्यादा फोकस करके शामिल करना चाहिए इस कार्यक्रम के अंदर। बेसिक तबके जो हैं गरीब लोग, मजदूर लोग, दलित लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, इन सबकी एकजुटता होगी तो इस समाज के अंदर नई दिशा पैदा कर सकते हैं। तो छोटे छोटे प्रयास करते हुए शिक्षा के अंदर एक बड़ा प्रयास है, बाकायदा ये जो नई शिक्षा नीति आई है देश को डुबोने के लिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए और हमें अपने लेवल पर प्रयास करें। गाँव गाँव में छोटी छोटी लाइब्रेरी हो, लोगों को पढ़ाएं, उनको दिशा दें, उनको गाइड करें। मुख्य काम इसके अलावा इस तबके की जो 2-3 और समस्याएं हैं, एक दो मिनटों में होगा मैं। एक बड़ी समस्या नशे की, पहले से ही हालत खराब है, आर्थिक हालत खराब है, सामाजिक हालत खराब है और उसके अंदर नशा का शिकार है। वो बच्चों की शिक्षा बंद करने के बजाय अपने नशे में कर सकते हैं। अपने भाइयों को समझाने की जरूरत है इस नशे से बचो। और तीसरा मुद्दा है अंधविश्वास। ये जो नया एक तरह से संस्कृति की बात चला है, जागरण गणेश की बात कर रहे थे, सारी रात लोगों को सोने नहीं देते, ये जागरण नहीं है, ये लोगों को सुनाने का कार्यक्रम है, अंधविश्वास सुनाने का कार्यक्रम है। शुरू बात से बोलते हैं, लोगों को जागरूक करें। ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे कॉलोनियों के अंदर खुलते खुले हुए हैं, गरीब कॉलोनियों के अंदर मासटा लगता है। इन चीज़ों की सामाजिक मसलों को भी हम गौर करें। इस आंदोलन को एक नई दिशा देने में हम मिलकर काम करें।